गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जिनके फिलॉसफी है गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के लिए, मैं फिर से एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। माई सेल्फ रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो मित्रों, हम पिछली क्लास में यूनानी नैतिक दर्शन में अरस्तु के नैतिक चिंतन पर बात कर रहे थे और मैंने जो जानकारी आपको पिछली क्लास में दी थी वो कुछ इस प्रकार थी कि अरस्तु का जन्म एक समृद्ध यूनानी परिवार में हुआ। वो प्लेटो के शिष्य थे और अरस्तु के बारे में ऐसा कहा जाता था कि कोई भी मनुष्य जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता उन सभी विषयों का ज्ञान अरस्तु को था। जहां सुकरात ने एक भी पुस्तक नहीं लिखी, प्लेटो ने 50 से 100 के बीच पुस्तकें लिखी, वहीं अरस्तु ने 400 से लेकर 1000 के बीच पुस्तकें लिखी हैं, ऐसा माना जाता है। नीति शास्त्र के संदर्भ में अरस्तु की जो प्रमुख पुस्तक है वह है निकोमेशियन एथिक्स, जिस पर हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। और अरस्तु के नैतिक सिद्धांत को हमने कहा था हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला था सद्गुणों का स्वरूप, दूसरा था मध्य मार्ग का सिद्धांत और तीसरा था ऐच्छिक कर्मों की परिभाषा और चौथा है आदर्श नैतिक जीवन। सर्वप्रथम हम सद्गुणों के स्वरूप पर बात करेंगे। अब मैं यहां पर आपको याद दिला दूं कि सुकरात में जब हमने सद्गुणों पर बात की थी तो सुकरात का एक डायलॉग लिया था, वर्च्यू इज नॉलेज, ज्ञान ही सद्गुण है। तो सुकरात ने बहुत गूढ़ बात की थी कि जो व्यक्ति वास्तविक अर्थों में ज्ञानी होगा वही सद्गुणी भी होगा। अब सद्गुण कौन कौन से हैं? तो सुकरात में हमने न्याय, साहस, संयम आदि पर बात की थी। प्लेटो में भी बात की कि न्याय, साहस, संयम, विवेक ये क्या है? तो अरस्तु ने कहा था ये प्रत्यय है, ये सद्गुण रूपी प्रत्यय है और हमारी आत्मा में जन्मजात रूप से रहते हैं। आवश्यकता इनको जागृत करने की है। परंतु प्लेटो ने एक बात कही थी कि इन सद्गुणों का, इन प्रत्ययों का ज्ञान सभी मनुष्यों को नहीं हो सकता। कुछ ही प्रतिभा संपन्न मनुष्य, प्रतिभाशाली मनुष्य ही का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि अरस्तु प्लेटो ने अपने सद्गुणों के चिंतन को अपने प्रत्यय के सिद्धांत पर आधारित किया था। प्रत्यय का सिद्धांत बहुत जटिल और बहुत कठिन है, हर किसी की समझ से बाहर की चीज है। तो अरस्तु ने उनको कुछ सरल करते हुए, कुछ और व्यापकता देते हुए अपना सिद्धांत दिया, सद्गुणों का स्वरूप। तो प्रश्न वही यहां पर है जो सुकरात से चला रहा है कि ऐसा क्या है जो अंतिम रूप से शुभ हो, जो अपने आप में शुभ और वांछनीय हो, जो स्वतः साध्य हो। संसार में जितनी भी वस्तुएं, सम्मान, धन, स्वास्थ्य या अन्य भौतिक वस्तुएं, वे अपने आप में शुभ नहीं है, बल्कि वास्तविक शुभ, वास्तविक आनंद और वास्तविक वांछनीयता बुद्धि संगत और चिंतनशील जीवन जीने में है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। परंतु ये बुद्धिशील और चिंतनशील जीवन ये सद्गुणी आचरण करने पर निर्भर करता है। हमारा आचरण यदि सद्गुणी होगा तो यह जीवन संभव होगा, और यदि आचरण सद्गुणी नहीं है तो यह जीवन संभव नहीं होगा। तो सद्गुण क्या है ये जानना होगा, क्योंकि देखिए वास्तविक शुभ की प्राप्ति के लिए बुद्धिशील और चिंतनशील जीवन जरूरी है, और बुद्धिशील और चिंतनशील जीवन के लिए सद्गुणों पर आधारित आचरण जरूरी है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि सद्गुण क्या है। तो यूनानी भाषा में, चूंकि ये दार्शनिक यूनानी है, तो यूनानी भाषा में सद्गुण का अर्थ है किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह वस्तु अपना कार्य भली भांति संपन्न करती है। तो कोई भी मानसिक अवस्था या कोई भी भौतिक वस्तु, उसका वह गुण, सद्गुण, कोई भी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह वस्तु अपना कार्य भली भांति संपन्न करती है, सद्गुण कहलाता है। परंतु अरस्तु ने इसको और विस्तृत किया। ये तो यूनानी भाषा में ये सद्गुण की परिभाषा है, परंतु अरस्तु कहता है कि सद्गुण मनुष्य की ऐसी स्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और जो मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों में
अभिव्यक्त होती है और उन ऐच्छिक कर्मों को बुद्धि निर्धारित करती है। तो अरस्तु में सद्गुण की परिभाषा थोड़ी व्यापक, थोड़ी विस्तृत है। क्या? नंबर एक कि सद्गुण एक स्थायी मानसिक अवस्था है, यानी मनुष्य की मानसिक अवस्था है, कोई भौतिक वस्तु नहीं। और दूसरा, इसका विकास निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप होता है। हालांकि उन्होंने उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया, पर मैं यहां विकास शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। और निरंतर अभ्यास से विकसित होने पर यह सद्गुण मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों में व्यक्त भी होता है, जिस ऐच्छिक कर्म को बुद्धि निर्धारित करती है। तो सद्गुण जन्मजात नहीं, अभ्यास से विकसित होने वाली चीज है, और मनुष्य की जो जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उनसे अलग एक चीज है। और सद्गुण को प्रकट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता है। और सद्गुण हमारे ऐच्छिक कर्मों में ही व्यक्त होता है। ऐच्छिक कर्म का मतलब है वह कर्म जिन्हें हम जानबूझकर, सोच समझकर, विचार करके करते हैं, जिनके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं, जिसके अच्छे और बुरे को हम जानते हैं, वो सद्गुण है, वो ऐच्छिक कर्म है। सॉरी। और प्रत्येक सद्गुण, अरस्तु के अनुसार प्रत्येक सद्गुण किसी भावना, इच्छा या वासना को नियंत्रित करता है। यानी अच्छा आचरण यदि होगा तो कोई मनुष्य की बुरी आदत, कोई बुरी भावना, कोई बुरी प्रवृत्ति, बुरी इच्छा जो है वो नियंत्रित होगी। सीधी सी बात है। अरस्तु ने सद्गुण को दो भागों में बांटा, बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। और ये जो वर्गीकरण किया है अरस्तु ने बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण का, वो मनुष्य ने की मानवीय आत्मा के दो पक्षों के वर्गीकरण के आधार पर किया है कि मनुष्य के आत्मा के भी दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष है ये, सॉरी कोई जानवर आ गया तो उसको भगा रहा था। तो एक पक्ष जो है वो है बौद्धिक पक्ष, और दूसरा पक्ष जो है वो है भावनात्मक पक्ष। तो मानवीय आत्मा के दो पक्ष हुए, बौद्धिक और भावनात्मक। बौद्धिक पक्ष में बुद्धि प्रधान है और भावनात्मक पक्ष में मनुष्य की भावनाएं, वासनाएं आदि प्रधान है। और इस भावनात्मक दृष्टि से मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं, ऐसा अरस्तु कहते हैं कि जो भावनाएं मनुष्य में है वही पशु में भी होती, भूख, प्यास, निद्रा, कामेच्छा, वासना आदि आदि। परंतु एक बौद्धिक पक्ष जो है वह मनुष्य को पशु से अलग करता है। विवेक बौद्धिक सद्गुण है। प्रमुख सद्गुण कौन सा हुआ बौद्धिक में? विवेक। प्लेटो में भी विवेक की बात हुई थी। अब इस विवेक के अरस्तु ने दो भाग किए। पहले तो देखिए, याद रखिएगा, मैं फिर से याद दिला दूं, अरस्तु ने सद्गुणों के ही दो भाग किए, बौद्धिक सद्गुण और भावनात्मक सद्गुण। बौद्धिक सद्गुणों में पहला प्रमुख सद्गुण है विवेक, और विवेक के दो भाग हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक को लेंगे तो बात समझ में आएगी कि विवेक के बारे में अरस्तु का क्या कहना है। तो जो बौद्धिक सद्गुण है विवेक, वो कब प्रकट होगा? तो अरस्तु कहते हैं कि दार्शनिक चिंतन और वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया में विवेक का सैद्धांतिक पक्ष निहित है। यानी जब हम दार्शनिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हों, या कोई वैज्ञानिक चिंतन कर रहे हों, या कोई गूढ़ समस्या का समाधान कर रहे हों, तो जो हमारी बुद्धि का जो सैद्धांतिक पक्ष है वह यहां काम करेगा। परंतु अरस्तु कहते हैं यह पक्ष कुछ लोगों में होता है, यानी हर व्यक्ति दार्शनिक स्तर पर जाके नहीं सोच सकता, वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं सोच सकता। तो दूसरा है इस विवेक का व्यवहारिक पक्ष। तो सामान्य जीवन में मनुष्य के कर्मों को नियंत्रित और नियमित करने वाली व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, कि जब सामान्य जीवन में छोटे मोटे संकट हमारे सामने आते हैं, तब उन संकटों से मुक्ति पाने के लिए हमारी जो बुद्धि काम करती है और कोई समाधान ढूंढ कर देती है, वह विवेक का व्यवहारिक पक्ष है। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। जैसे कोई छोटा काम है, मार्केट का है, ऑफिस का है, कार्यालय का है, पुलिस से संबंधित है, जब उन कामों को करने में हम कोई बुद्धिमत्ता से भरा निर्णय लेते हैं, तो यह है हमारी बुद्धि का व्यवहारिक पक्ष हुआ। विवेक, बुद्धि का प्रमुख सद्गुण है विवेक, जिसके दो पक्ष हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक पक्ष कब प्रकट होता है? जब हम कोई दार्शनिक ज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन कर रहे होते हैं। लेकिन अरस्तु ने कहा कि हर व्यक्ति की इस स्तर तक पहुंच नहीं होती।
दूसरा पक्ष व्यवहारिक पक्ष है। तो जब हम सामान्य जीवन में आने वाली अनेकानेक समस्याओं का हल व्यवहारिक बुद्धिमत्ता के आधार पर देते हैं, तब हमारी बुद्धि का व्यवहारिक पक्ष प्रकट होता है। वस्तुतः बौद्धिक सद्गुणों का संबंध निष्पक्ष चिंतन और सत्य की खोज से है, जबकि नैतिक सद्गुण मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियों, संवेगों और वासनाओं को नियंत्रित करते हैं। तो जो ऊपर बौद्धिक और भावनात्मक दिया था ना, तो बौद्धिक जो सद्गुण था उनका संबंध है चिंतन से, सत्य की खोज से, और जो भावनात्मक सद्गुण है उनका संबंध है मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां जिनमें मनुष्य पशु के समकक्ष है उनको नियंत्रित करना। ठीक है, नैतिक सद्गुणों के बारे में और बात की है अरस्तु ने। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। जो सद्गुणों का दो वर्गीकरण कर रहा है अरस्तु, बहुत ही विस्तार से हमें समझा रहा है। नैतिक सद्गुण ये मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। जब मनुष्य की प्रवृत्तियां, संवेग और वासनाओं पर नियंत्रण करना हो तो नैतिक सद्गुण काम आते हैं। और सद्गुण जन्मजात नहीं होते, इनके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। ये बात अरस्तु पहले ही कह चुका। प्लेटो ने 4 प्रमुख सद्गुण माने थे: विवेक, साहस, संयम और न्याय। विवेक, साहस, संयम और न्याय, परंतु अरस्तु ने इनमें कुछ और जोड़ दिए। उदारता, नम्रता, प्रेम, मैत्री आदि ये सद्गुण भी नैतिक सद्गुण है। और अरस्तु ने कहा कि इन नैतिक सद्गुणों का अर्थ सीमित ही है। कैसे? कि संयम का क्या अर्थ है? संयम का अर्थ है भूख, प्यास, निद्रा, वासनाओं पर नियंत्रण। साहस का क्या अर्थ है? युद्ध में वीरता का प्रदर्शन। न्याय का क्या अर्थ है? कि उचित अनुचित के बीच भेद करना। ठीक है, तो अरस्तु ने इनका कोई बहुत गूढ़ अर्थ नहीं लिया, इतना ही सीमित अर्थों में इनको लिया। और आगे चलकर हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे जो होगा अरस्तु का मध्य मार्ग का सिद्धांत। तो अरस्तु में सद्गुण बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य की वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है जो निरंतर अभ्यास से विकसित होती है, अच्छी कर्मों में प्रकट होती है, जिसे बुद्धि नियंत्रित करती है। फिर सद्गुणों को 2 भागों में बांटा, नैतिक सद्गुण और भावनात्मक सद्गुण। नैतिक सद्गुणों का संबंध बौद्धिक सद्गुण और भावनात्मक सद्गुण। भावनात्मक सद्गुण यानी नैतिक सद्गुण, ये वो सद्गुण है जो मनुष्य की प्रवृत्तियों को, वासनाओं को नियंत्रित करते हैं। और जब हम दार्शनिक ज्ञान और चिंतन की बात करते हैं तो ये मनुष्य का बौद्धिक सद्गुण कहलाता है। बौद्धिक सद्गुण एक है जिसमें कहा विवेक, जिसके 2 पक्ष हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। जब हम दार्शनिक ज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन कर रहे होते हैं तो ये बौद्धिक सद्गुण के विवेक का सैद्धांतिक पक्ष है। और जब सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए अपन कोई प्रयत्न कर रहे हो, वहां समाधान ढूंढ रहे हो, तो यह हमारे बौद्धिक सद्गुण के विवेक का व्यवहारिक पक्ष है। ओके, चलिए इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अगले टॉपिक में। तब तक जय हिंद, जय भारत।